वेलकम बैक दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों मैं किसी कारणवश कुछ दिन से मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष नहीं आ पाई। लेकिन मैं आज फिर से आपके सामने आ गई हूँ वीडियो लेकर, संविधान के कुछ जानकारियाँ लेकर। मैंने पहले भी एक संविधान का वीडियो डाला था दोस्तों। आज फिर से मैं संविधान की ही जानकारियाँ लेकर उपस्थित हो गई हूँ। दोस्तों मेरे चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। आइए अब मैं आपको संविधान के बारे में कुछ और जानकारियाँ देती हूँ। दोस्तों मैंने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में थोड़ी बहुत आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है, लेकिन मैं आज फिर से संविधान की जानकारी आपके सामने लेकर आई हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, न्यायिक पुनराविलोकन, विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशक, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का सभापति, संविधान की प्रस्तावना। ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान करने वालों का मनोनयन। कनाडा, संघीय ढांचा, संघीय राज्य संबंध, संघीय राज्य शक्ति विभाजन, भारतीय संघ को यूनियन का नाम देना। दोस्तों यहीं से भारतीय संघ का यूनियन नाम पड़ा था अवशिष्ट शक्ति केंद्र को। दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची, फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जर्मनी आपातकालीन शक्तियां, पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य। अन्य देशों के संविधान को जानने के लिए BN राव विदेशी यात्रा पर गए थे। जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता है वह गणराज्य कहलाता है दोस्तों। जिसे हम खुद निर्वाचित करके चुनते हैं उस राज्य को गणराज्य कहा जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन, इसके बारे में मैं पहले भी जानकारी दे चुकी हूँ। 23 मार्च 1946 इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, P लॉरेंस। सहयोगी थे इसके AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। एक अंतरिम सरकार का गठन, सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कार्यकारी परिषद का गठन, सभापति माउंटबेटन थे और उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान का गठन, संविधान में प्रथम परिवर्तन कब हुआ दोस्तों, मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि 1951 में संविधान का प्रथम परिवर्तन हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। इसके बारे में पहले जानकारी दे चुकी हूँ। देशी रियासतों में से 93 और मुख्य आयुक्त प्रांतों में से 4, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में से 292। पाकिस्तान दिवस 28 मार्च 1945 में होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 जिसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के राष्ट्रपति व सभापति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उद्देश्य प्रस्ताव समिति 13 दिसंबर 1946। प्रस्तुत करने की तिथि 22 जून 1947। इस प्रस्ताव को भारत की जन्म कुंडली भी कहा गया था। बाई कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी KM मुंशी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 299 से 284 उपस्थित थे। 26 जनवरी 1930 रावी नदी के पास प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 26 जनवरी 1950 प्रारंभ की तिथि ओरिजिनल डेट। 15 अगस्त 1947 नियत दिन डे ऑफ डेस्टिनी। नोट, मैंने यहाँ पर एक नोट्स लिखा है दोस्तों जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है अहमदनगर के किले में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से। भारतीय संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की
समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीघ्र शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्णित करते हैं। प्रमुख बातें, इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। उद्देशिका के संबंधित पंथ निरपेक्ष, निजी धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समान महत्व, भेदभाव नहीं होता, वह धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है। लोकतंत्र, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए 422 ईस्वी पूर्व बालियाम ने कहा था। आधुनिक युग में इसी बात को अब्राहम लिंकन ने भी कहा था। इसमें आता है क्वेश्चन। दोस्तों मैं क्वेश्चन बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ, संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है। हाँ, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। 1973 केशवानंद भारती वैच केरल राज्य उद्देशिका संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। उद्देशिका को भाग 19 प्रकरण विविध में रखा गया है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है किंतु इसके मूलभूत ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता। सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। संविधान अनुच्छेद 1, भारत की जो इंडिया एक राज्यों संघ होगा जिस संघ का नाम यूनियन रखा गया। इसी तरह अमेरिका राज्यों का संघ दोस्तों समझौते द्वारा एक संघ बना जिसका नाम अमेरिका रखा गया और यह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता की घोषणा की गई और 1783 ईस्वी को मान्यता दी गई। आगे मैं बताना चाहूंगी भारत का राज्य क्षेत्र। राज्य केंद्र शासित अर्जित समझौता जम्मू कश्मीर सिक्किम, युद्ध हैदराबाद गोवा 1961, अध्यपन पंडुचेरी फ्रांस ने दिया, आंध्र प्रदेश यनम, तमिलनाडु करालकर और केरल मोह। भारत में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत हैदराबाद था। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना व घटाना। सिक्किम शासक चोग्याल अंतिम शामिल राज्य था। विभाजन राज्यों का जनता की मांग पर या भाषाई आधार पर विभाजन। दक्षिण भारत मराठी भाषी, तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी। भाषा के आधार पर विभाजन के लिए आमरण अनशन। भाषा के आधार पर पहला नया राज्य आंध्र प्रदेश 1953। इसके अध्यक्ष थे फजेल अली और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पानिकर। नए राज्यों का पुनर्गठन करते समय ध्यान देने योग्य बातें: देश की सुरक्षा, प्रशासनिक योजना, वित्तीय योजना, पंचवर्षीय योजना लागू करने की क्षमता। इसमें एक क्वेश्चन बताना चाहूंगी दोस्तों फिर से, असंवैधानिक संस्था कौन सी है? संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग? इसमें से सही आंसर है दोस्तों योजना आयोग, नीति आयोग। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा उनका जन्म भारत में हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। अनुच्छेद 6 पाक से भारत को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल उद्भव का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से
किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित उपबंधों को नियमित करने तथा उसकी समाप्ति और अर्जन के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता समाप्त करना। स्वेच्छा त्याग, पर्यवसन, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, देशद्रोह आदि। नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म द्वारा, पहले भी बता चुकी हूँ दोस्तों, जन्म द्वारा या वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, अर्जित क्षेत्र द्वारा। जन्म द्वारा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक हो जाता है। पंजीकरण द्वारा, भारत के व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है तो। देशीकरण में ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, यदि कोई देशीकरण के द्वारा यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे सक्षम शक्ति यानी अपने बारे में सोचने की क्षमता होनी चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। भारतीय भाषाओं में से किसी एक का जानकार हो। जिस देश का वह है उस देश की नागरिकता त्याग हो चुकी हो, उस देश में भी देशीकरण विद्यमान हो, वह कम से कम भारत में 12 वर्षों तक निवास किया हुआ हो। अर्जित क्षेत्र, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो वह उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। द्वैध नागरिक अधिनियम 2003 ओवरसी सिटीजनशिप। मैं यह नहीं कहता कि आप दूसरे देश की नागरिकता को छोड़ दीजिए, मगर आप हमारे देश की भी नागरिकता को ग्रहण कर लीजिए, लेकिन आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 35, इसमें कई प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो अब मूल नहीं रहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार व कानूनी अधिकार में अंतर। मूल अधिकार के छिन जाने पर आप एससी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 व एचसी उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 में जाया जा सकता है, किंतु कानूनी अधिकार के छिन जाने पर केवल एचसी उच्च न्यायालय में ही जाया जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संपत्ति अधिकार कौन सा है, कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स या वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या मूल अधिकार। इसमें से राइट आंसर है कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, या इसे कांग्रेस की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया, या फिर इसका उल्लंघन होने पर एससी या एचसी के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। इसका उल्लेख भाग 12 तथा अनुच्छेद 300 क में देखने को मिलता है। केवल ए या ए व बी या बी व सी या सी व डी। इसमें से राइट आंसर है दोस्तों बी व सी। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 परिभाषा राज्य शब्द की। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल संघ की सरकार, संघ की संसद, राज्य की सरकार, राज्य के विधानमंडल, स्थानीय अधिकार जैसे नगर पालिका, जिला, मंडल पंचायतें, अन्य प्राधिकारी, राजस्थान विद्युत बोर्ड, सहकारी समिति आदि। आगे दोस्तों मैं और क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगी। इसमें क्या संसद अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? हाँ दोस्तों, कर सकती है। संविधान की व्याख्या के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होते हैं या होने चाहिए? कम से कम 5 होने चाहिए दोस्तों। 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में यह प्रश्न उठाया कि संसद मूलाधिकारों को संशोधित कर सकती है या नहीं। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान का संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह वैज राजस्थान
राज्य 1965 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, जिसमें 11 न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे थे। न्यायालय का यह निर्णय 6 से 5 बहुमत से दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी के समय की बात है। इसमें यह कहा गया कि किसी भाग में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है पर उसके मूलभूत ढांचों में नहीं। इसमें 13 न्यायाधीश ने सुनवाई की थी, जो सबसे अधिक न्यायाधीश इसमें थे। न्यायालय का यह निर्णय 7 से 6 बहुमत से दिया गया। मिनर्वा मिल वेज भारत संघ 1980 5 न्यायाधीशों ने सुनवाई की थी। इसमें निर्णय लिया गया कि संविधान में संशोधन करने की जाने वाली उक्त व्यवस्था असंवैधानिक है तथा संसद संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 14 राज्य किसी भी व्यक्ति विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा तथा सभी को विधियों के समान संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, उद्भव, जाति, वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसी के अंतर्गत और बताया गया दोस्तों कि राज्य में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने की मापदंड को नियत करने के लिए 1953 में प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इस आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इस आयोग की सिफारिशों को नकार कर दिया गया। सन 1977 से 78 में मंडल आयोग बीपी मंडल का गठन किया गया था। उसने अपनी 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात तय हुई। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी शर्त पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी को 2 वर्गों में बांटा गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। आगे अनुच्छेद 16 के बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई। इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जिन उपाधियों को अंग्रेजी सरकार ने प्रदान किया था उनका अंत कर दिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 अनुच्छेद से 22 तक। दोस्तों इसमें कई प्रकार के अधिकार बताए गए हैं, कई अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं, क ख ग करके इसमें दिया है। प्रेस परिषद का गठन, प्रेस की स्वतंत्रता, आगे मैं और भी इसकी स्वतंत्रताएं बताती हूँ आपको कि इसमें निम्न अधिकारों को जैसे कि शामिल किया गया, जैसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जीवनोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार, गोपनीय बनाए रखने का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि इसमें दिए गए हैं। दोस्तों आगे मैं एक शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आपको बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, बेगार तथा इसी प्रकार के जैसे 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने में कार्य ना करने दिया जाए, स्थानों पर नियोजित ना किया जाए, इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतकरण के अनुसार किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किन्हीं अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का 32 से 35। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संवैधानिक की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो इसके विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिक्त याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। प्रश्न इसमें बताऊंगी दोस्तों, एक, किस हैसियत से लोक पद को धारण किए हुए हैं और इससे संबंधित रिट कौन सा है। उत्तर होता है दोस्तों अनुच्छेद 33, यदि किसी क्षेत्र में सशस्त्र सैनिकों को या आर्थिक सैनिकों को बलों को नियोजित किया जाता है तो इससे मूल अधिकार प्रभावित हो, तो ऐसी स्थिति में उस मूल अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई रिट दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 में यदि किसी क्षेत्र में सैन्य कानून की घोषणा की जाती है तो जिससे मूल अधिकारों में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। दोस्तों आज मैं इतने ही बताऊंगी इसके बारे में। अब मैं आने वाली वीडियो में आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताऊंगी, इसके आगे की और जानकारी दूंगी। अनुच्छेद अभी भी काफी हैं इसमें जो मुझे आपको बताने हैं, लेकिन आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करती हूँ। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।